नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश में जिस वक्त साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद अमित शाह ने साफ तौर पर एक बात कही थी कि भारत को नक्सल मुक्त बनाना है। क्योंकि उस वक्त अगर देखें 2014 के पहले सिनेरियो को अगर देखें तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी संख्या में नक्सलवाद कई राज्यों में फैला हुआ था और जिस तरीके से वहां पर लोगों को स्कूल नहीं बनाने दिया जाता था, सरकार को सड़कें नहीं बनाने दिया जाता था, कोई मोबाइल टावर नहीं होता था, कुल मिलाकर जो वहां के लोग होते थे वो जो सुविधाएं होती थी उनसे मैसर रहते थे, बहुत दूर रहते थे। लेकिन नक्सलियों का अपना एक साम्राज्य चल रहा था। साम्राज्य इसलिए चल रहा था क्योंकि सरकारों का उस तरीके का रवैया उनके खिलाफ रहा नहीं। लेकिन जब अमित शाह ने यह बात कही कि देश को नक्सल मुक्त करना है तो जाहिर तौर पर बड़े ऑपरेशन चलाए गए और उस ऑपरेशन के अब ये संकेत मिलने लगे, इस तरीके यहां तक ये ऑपरेशन पहुंच चुका है कि जो उनका सबसे बड़ा कमांडर हिडमा, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो अकेला नक्सली बचता तो भी वो आत्मसमर्पण नहीं करता, इस तरीके से हिडमा के बारे में कहा जाता है, बड़ा खतरनाक था और उसको हर जगह के बारे में पता भी था। तो इस लिहाज से भी ऑपरेशन बहुत बड़ा माना जा रहा है। तो हिडमा के मारे जाने के बाद अब वो वक्त आ चुका है कि जब नक्सली सरेंडर करने लगे हैं और नक्सली अब गिड़गिड़ाने लगे हैं मोदी सरकार के सामने और कहने लगे हैं कि साहब बकस दो, क्योंकि अब बहुत बुरी हालत नक्सलियों की हो चुकी है। खबर यह है कि हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सलियों के मीडिया एडवाइजर्स जो होते हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया है और उसमें यह कहा गया है कि अब यह ऑपरेशन रोक देने चाहिए। अब इन लेटर का क्या असर है, क्यों नक्सली इस बात को कह रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा उस पर भी होनी चाहिए कि जब दिल्ली में इंडिया गेट के सामने कुछ बच्चे ये कहकर आते हैं कि हम प्रदूषण को लेकर यहां पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, हालांकि उसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनको प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचा दिया गया। और जब वहां पर बच्चे गए इंडिया गेट के सामने तो फिर जो तस्वीर सामने आई वो डराने वाली थी, क्योंकि उन बच्चों ने ना केवल हिडमा को लेकर नारे लगाए बल्कि उनके हाथ में जो तस्वीरें थी वो भी पूरे हिंदुस्तान ने देखी, किस तरीके से हिडमा को लेकर वो समर्थन करते हुए नजर आए। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मौजूद है। सर, किस तरीके से समझते हैं हिडमा के मारे जाने के बाद, क्या आपको लगता है कि वास्तव में नक्सलियों की कमर टूट गई है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अब इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए? सर, किस तरीके से देख रहे हैं? अभिषेक जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम पहले का परिदृश्य देखें 2014 के पहले जी। 2008 में पुलिस महानिदेशक कॉन्फ्रेंस में हमारे अजीत डोवल साहब, तब जब डायरेक्टर आईबी थे, उन्होंने कहा कि पूरे भारत का 40% भूभाग नक्सल पंथियों से आच्छादित है। मतलब 40% भारत का भाग जो था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से कुप्रभावित था। आज की स्थिति 214 के बाद जो आपने अभियान शुरू किया, जो युद्ध की घोषणा की, जो आपने रणभेरी बजाई, आज की तारीख में केवल 5 या 6 जिलों में नक्सलपंथी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। और यह बताया जाता है, यह घोषणा है भारत सरकार की, 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। और इनकी कमर टूटने के कई कारण है। एक तो राजनीतिक संरक्षण समाप्त हो गया, क्योंकि पहले मैं ये कह दूं कि कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं था तो वो मूर्खता होगी। अब हम कहते कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं, और उन एरियाज में बस्तर और वहां पर जहां पर कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस तक नहीं जाती थी, आज टेक्नोलॉजी के उन्नत टेक्नोलॉजी के से सबसे जो है फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट लेकर के अच्छे से अच्छे फायर आर्म्स लेकर के हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस गई, हिडमा और अन्य खूंखार चरमपंथियों का निस्तारण किया, उनको बिल्कुल बटिया मेट किया। तो इससे मनोबल तो उनका टूट गया है। लेकिन अभिषेक जी, इसके पहले भी कई बार उन्होंने कहा था कि अभी ऑपरेशन बंद कर दें, अभी जो है बंद। लेकिन जब कभी चरमपंथियों की बात में आकर के हमने कोई ऐसा लिए कि अब हम आक्रमण नहीं करेंगे, तो उसमें लाभ के स्थान पे हानि ही हानि हुई। और इनके चरित्र में, इनके डीएनए में है झूठ और फरेब और मक्कारी, इनके डीएनए में है। इनकी बात पे विश्वास करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाना है। तो अभिषेक जी कोई सीज नहीं जी। आपने आंकड़ों की बात बताई, मैं आंकड़े थोड़े से अपने दर्शकों को यहां पर दिखा देना चाहता हूं कि कितना असर पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की संख्या 2025 तक मात्र 18 रह गई, जो 2014 में 126 थी। इस दौरान सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या
35 से घटकर 6 हो गई, जो आप बता रहे हैं। बात केवल साल 2025 की करें तो कुल 226 नक्सली मारे गए, 418 गिरफ्तार हुए और 896 ने सरेंडर किया। 2014 से अब तक 2000 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं और 7000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो सर किस तरीके से देखें, जिस तरीके से 2014 के बाद से तस्वीर बदली है मोदी सरकार आने के बाद? सर सबसे पहले आप सरेंडर के फिगर को देखिए। अगर सैकड़ों हजारों की संख्या में ये नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो उनको मालूम है कि उनका खेल खत्म हो चुका है, उनके भागने के रास्ते बंद हो चुके हैं, वरना ये सरेंडर नहीं करते हैं। ये बिल्कुल इनका जो एक तरीके से जो दिमाग की वायरिंग है वो लड़ने की है, लड़ने की है। और पैरामिलिट्री फोर्स को जिस निर्मम तरीके से ये हत्या करते हैं और ग्रामवासियों हत्या करते हैं, इनका सरेंडर तभी करते हैं जब ये समझ जाते हैं खेल समाप्त, अब इनको मरना ही है, तभी सरेंडर करते हैं। वरना तो इनका तो ये देह 6 इंच छोटा कर देंगे। 6 इंच छोटा का मतलब मालूम है, गर्दन काट देंगे और उन्हीं के खून से जिसकी हत्या की है अपनी चेतावनी लिखते थे। तो ऐसे शातिर अपराधी, शातिर चरमपंथी अगर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और जो फिगर्स आपके सामने जिनको आपने निष्क्रिय किया है, 250 से ऊपर आपने जो है जिनको न्यूट्रलाइज किया है, इतनी बड़ी संख्या हजारों में जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में स्वचालित और बिल्कुल एडवांस्ड फायर आर्म्स आपने रिकवर किए हैं, तो कमर तो इनकी टूट चुकी है, मनोबल टूट चुका है, इनके भागने के रास्ते बंद हो चुके हैं, इनके पास आत्मसमर्पण करने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं एक चीज और कहूंगा, जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है उनके साथ पुलिस का, प्रशासन का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। मतलब विश्वासघात आप समझ रहे हैं कि पकड़ लिया सरेंडर के बाद और बाद में गोली मार दी, ऐसा एक भी केस नहीं आया है। तो मैं बधाई दूंगा पुलिस को भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी। जी, आपने सर जिक्र किया कि खत्म हो चुका है, लेकिन ये क्यों हुआ है? क्योंकि बड़े कमांडर मारे गए हैं। वो भी एक बार मैं जानकारी अपने दर्शकों को एक बार दे देता हूं। साल 2014 के बाद से कई बड़ी नक्सली लीडर्स जो हैं वो मारे गए हैं। इनमें से मिलिंद तेल तुंबड़े, सुकुमारी अप्पा राव, सोलीपेटा कोंडल रेड्डी, ये बड़े नक्सली हैं। पप्पू लोहारा, प्रभात गंजू और मचरेला ये सोबू शामिल हैं। इन लीडर्स पर 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का इनाम था। सर साल 2019 से 2025 तक पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के 15 सदस्य मारे गए। इनमें संगठन की कमान संरचना ध्वस्त हो गई। जो संगठन के लोग थे वो ध्वस्त हो गई क्योंकि वो सब मारे गए। पोलित ब्यूरो में 3 सदस्य हैं, जिनमें देवजीत, गणपति और मिसिर बेसरा शामिल थे। इसके अलावा सेंट्रल कमेटी में 14 सदस्यों के होने की रिपोर्ट है। ये मौतें नक्सल आंदोलन को कमजोर करने में महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि नई भर्ती रुक गई और बूढ़े जो थे वो बीमार हो गए। तो कुल मिलाकर जो नई भर्ती नहीं हो पाई, इसलिए नक्सली जो थे वो कमजोर हो गए। सर जो पिछले कुछ सालों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसको क्या इस तरीके से देखा जाए कि एक तरीकेबद्ध तरीके से काम किया गया सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ? सर बिल्कुल सही निष्कर्ष अभिषेक जी। योजनाबद्ध तरीके से और पूरी सूझबूझ के साथ फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स का सदुपयोग करते हुए, और चूंकि योजनाबद्ध तरीके से, जो कि माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, इंटर फोर्स कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, ये नहीं है कि अगर छत्तीसगढ़ में है तो एमपी का है हम नहीं करेंगे, एमपी का है तो छत्तीसगढ़ नहीं करे। अब सारे स्टेट्स की फोर्सेस एक तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड, शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस, तभी तो परिणाम आए। वरना परिणाम पहले क्यों नहीं आए? परिणाम इस बार इसीलिए आए हैं क्योंकि शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस, एक तरीके से कोऑपरेशन, इंटर स्टेट और विद इन द फोर्सेस की जो भी फोर्स है उनका आपसी कोऑर्डिनेशन, ये बहुत उच्च कोटि का था। इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई, हथियारों के जो उच्च कोटि के हथियार दिए गए उसका ही परिणाम है। वरना यहां पर वो भी हमने दिन देखा था, एक टेक्की कुमार थे, उन्होंने 3 फैक्ट्री लगाई थी। एक दक्षिण भारत में लगाई जो कि बैरल ग्रुप बनाती थी, हैदराबाद में लगाई जो कि बट ग्रुप बनाती थी, एक जगह और बनाए, और रॉकेट लॉन्चर बना करके असेंबल करके जहां जरूरत थी चरमपंथियों को, नक्सलियों को पहुंचाता था। वो भी था, मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी। आज किसी की मजाल नहीं है, तभी तो आत्मसमर्पण हो रहे हैं। जो सरकार और पैरामिलिट्री ने इनकी मौत की घंटी बजा दी, तो अभिषेक जी इनको मालूम है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 31 मार्च को इनका पटाक्षेप हो जाएगा और ये बिल्कुल चले जाएंगे म्यूजियम के पन्नों में, म्यूजियम के पन्नों में। इसीलिए बिल्कुल सर, देखिए आप सही बोल रहे हैं कि अब खात्मे की तरफ है, और आप जो बोल रहे हैं कि भैया ऑपरेशन रोक दो, सर इस फैसले मतलब जो रणनीतिक तौर पर, क्योंकि नक्सली भी रणनीतिक तौर पर बड़े दिमाग से काम करते हैं। सर आपने तो देखा है, अंदर से की सारी चीजें जानते हैं। थोड़ा समझाइए सर दर्शकों को कि अब नक्सली, क्योंकि हिडमा मारा जा चुका है, बहुत बड़ा कमांडर था, उसके मरने के बाद जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ऑपरेशन रोक दिया जाए,
हमें थोड़ा तो इस मतलब फैसले को आप कैसे देख रहे हैं नक्सलियों के? क्या नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने का लिहाज से इसको देखें, या फिर वो वक्त चाह रहे हैं दोबारा से रिटर्न वो वार कर सकते हैं? इस ये भी सर एक थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, और ये भी समझाइए सर कि जेनजी का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। जिस तरीके से हिडमा के मारे जाने के बाद इंडिया गेट पर नौजवान बच्चे आ जाते हैं और हिडमा को लेकर आवाज उठाने लगते हैं, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे दोनों चीजों को? आपके सवाल के 3 या 4 भागों में एक एक करके उनके बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं अभिषेक जी सर। सबसे पहले तो आपने कहा कि सामान्य आपराधिक या चरमपंथी दल नहीं है, इनका थिंक टैंक होता है। हाँ। इनके पब्लिकेशंस हैं, सीपीआई एमएल अपडेट, इनकी वेबसाइट भी आपने सुना होगा जी। ऐसी चरमपंथियों की हमने नहीं सुना होगा, चोटों की, जिनकी अपनी वेबसाइट हो। सीपीआई, आप दर्शक जाके देख ले, सीपीआई एमएल अपडेट और cpiml.org, और अध्ययन करना चाहे देख लें। उसमें दुनिया भर की सूचनाएं, दुनिया भर का आंदोलन और दुनिया भर की बातें। अब इसके पहले भी इन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। थिंक टैंक ने कहा होगा समय ले लो, थोड़ा सा अगर इंटरवल मिल जाता है तो हम रीग्रुप कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं, हथियार और रसद की आपूर्ति कर सकते हैं। आपको याद हो, गृह मंत्री जी ने कहा था कि इस तरीके से अपनी पोजीशन इन्होंने बना ली थी कि वहां तक पहुंचना ही संभव नहीं था, लेकिन किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी फोर्सेस वहां पहुंची, इनको निष्क्रिय किया, हथियार बरामद किए, वो अपनी की एक सक्सेस स्टोरी मैं चाहूंगा उसके ऊपर श्वेत पत्र जरूर लिखा जाए। लेकिन अब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, इन्होंने, इसका कोई मन नहीं है कि अब रोक दिया जाए। ये भयाक्रांत हैं और ये चाहते हैं रीग्रुप और रीओरिएंट करना और अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन लाना, जिससे कि ये बच सके। ये बचने वाले नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इनका थिंक टैंक केवल भारत में है, इनका थिंक टैंक हमारे भारत के बाहर भी, जो भारत के दुश्मन है वो इनके हाथ में भी कुछ संचालन होता है, ये सर्वविदित है। तीसरी चीज, आपने इसको ग्लैमर कोशेंट इनमें बहुत है। मैं भी जब फील्ड में था, जब कभी इनके एक्टिविस्ट को पकड़ता था और इनकी सेवा होती थी, पता नहीं कहां से जैसे चमगादड़ों की तरीके से आ जाते थे, दूर दूर से, वहां के नहीं, उस जिले के नहीं, चमगादड़ों के हुजूम की तरह। कर हम लोग तो जहां पे थे, आपको मालूम है हम लोग के तौर तरीके, चमगादड़ों के इलाज ऐसा कि दोबारा चमगादड़ वहां और उनकी प्रजाति दिखाई नहीं पड़ती थी। लेकिन जेन जी का इस्तेमाल करना, उनको एक तरीके से उनको गुमराह करना, उनको वर्गलाना। और आपने सुना होगा कि प्रदूषण की आड़ लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन का प्रयास किया और पेपर स्प्रे ला करके दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी और पुलिस के ऊपर पेपर स्प्रे किया। हमारे पुलिसकर्मी कर्मचारी घायल हुए और आज भी कुछ कर्मचारी आज भी अस्पताल में हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, इनके ऊपर सिंपैथी और सहानुभूति किस बात के लिए? ये उदंड अनुशासनहीन अपराधी हैं। यूएपीए लगा है, बिल्कुल सही लगा है। और जिससे जो हमारे हैं कुछ उदारवादी नहीं होते हैं, नहीं साहब, यूएपीए नहीं, इनको बुला के डांट देना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसने अनुशासनहीन और उदंड, आपने भी जो शब्द प्रयोग किया, मुझे आपत्ति है। ये बच्चे नहीं हैं, ये अपराधी हैं, ये अपराधी हैं अभिषेक जी। मैं चाहूंगा आगे के संबोधन में इनको बच्चा न कहकर अपराधी, ये हम लोग एक उदार दृष्टिकोण जब अपनाते हैं अपराधियों के प्रति, उनकी आयु को लेकर, उनके जेंडर को लेकर के, और ये वोकिज्म एक नई चीज है, कभी ये वोकिज्म के चलते फिरती ये मूर्ति और दुकानें हैं। अब पेपर स्प्रे आप फेंकिए, गाली गलौज आप कीजिए अधिकारियों के ऊपर। आप, मुझे संतोष है कि दिल्ली पुलिस ने पहली बार धारा 356 बीएनएस का इस्तेमाल किया है, मानहानि का, क्रिमिनल डिफेमेशन, वो भी उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि इन्होंने बड़े फूहड़ आरोप भी लगाए हैं। अब इस चीज के ऊपर हम आते हैं कि ये यूएपीए तो लगा ही, लेकिन आप देखें, आपको पूरे दिल्ली छोड़ दीजिए, किसी हिंदुस्तान के गांव में 50 रुपए महीने पे कमरा मिलेगा, 5 रुपए में खाना मिलेगा, लेकिन इनको मिलता है। मैं चाहता हूं इनको तुरंत हॉस्टल से खाली कराएं, इनका नाम यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट करें और इनके ड्यूज लेकर के, वरना पीनल दंड लगा के सामान कर दें गेट के बाहर। इस तरीके के आपराधिक तत्वों का किसी भी कैंपस में रहने का कोई औचित्य नहीं है। बात लॉ की भी है कि एक्शन लें, इनको भेजे जेल और एनएसए भी लगाएं और हॉस्टल से कर दें इनको बेदखल। इनको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों को, जिनको बच्चा आपने कहा ना, मैं इनको कहता हूं थर्ड रेट क्रिमिनल्स, और इनका इलाज होना चाहिए अपराधियों की तरह। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। जिस तरीके के हालात इन्होंने करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की इंडिया गेट के सामने, वो जाहिर तौर पर बर्दाश्त करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप कहकर क्या गए थे? आप पुलिस को भी गुमराह कर रहे हैं, कानून को भी गुमराह कर रहे हैं। आप कहकर क्या गए थे और करने क्या लगे? ये तो सवाल खड़े हो रहे हैं जाहिर तौर पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस मतलब नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो काम कर रही है, आप उसी का सपोर्ट करने लगते हैं।
यह जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये कहा था, वादा किया था देश से कि नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा, अमित शाह ने जो वादा किया था देश से कि नक्सल मुक्त भारत कर देंगे, उसकी तरफ अब भारत बढ़ने लगा है। हिडमा के मारे जाने के बाद जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। और अब क्योंकि टॉप मोस्ट कमांडर जो है मोस्टली वो सारे ज्यादातर मारे जा चुके हैं, नई भर्तियां हो नहीं रही हैं, तो इस लिहाज से अगर कहें तो शायद ज्यादा वक्त अब है नहीं कि देश जो है हिंदुस्तान वो नक्सल मुक्त, माओवादी मुक्त होने वाला है। खैर, दर्शकों के ऊपर सर इस खबर को छोड़ देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर में। बाकी आप लोगों का इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से इंडिया गेट पर वो लोग आए, उन्होंने हिडमा को लेकर नारे लगाए, आप इसे कैसे देखते हैं? और क्या आपको भी लगता है कि भारत अब नक्सल मुक्त होने की तरफ बढ़ चुका है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।